Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Very good morning, all of you. आवाज क्लियर आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बता दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। आवाज साफ आ रही है? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है? नो सर, ठीक है, मैं स्लाइड को ओके करता हूँ एक बार, वेट करिए। हाँ, स्लाइड ठीक है क्या? ओके, ऑल इज वेल। आप मुझे बताइए, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का कैसा अपडेट है? क्या क्लियर समझ में आ गया था माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप? क्वेश्चन बनाए क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन बना लिए थे क्या अच्छे से? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सारे क्वेश्चन हो गए। वेरी गुड। परमानंद, पूजा, आसिफ, जतिन, खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक, आनंद, इजीली हो गए सब। चलिए, अच्छा लगा सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, बहुत बढ़िया। चलते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार टेलीस्कोप का रिव्यू कर लेता हूँ। और टेलीस्कोप का रिव्यू करने के दो छोटे से टेलीस्कोप बचे हुए हैं, एक कैसेगेरियन टेलीस्कोप और एक गैलीलियो टेलीस्कोप। वैसे तो इन पर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, परंतु एनसीईआरटी में कैसेगेरियन टेलीस्कोप दे रखा है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं, बातें समझ लेते हैं। फिर हम आज आई के बारे में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट खत्म करते हैं, बढ़े आगे। चलिए, तो मैंने आपको टेलीस्कोप में बताया था, जो सबसे पॉपुलर केस है, सबसे पॉपुलर जो केस है वो कौन सा है? सबसे पॉपुलर केस है जब ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट पर हो और फाइनल इमेज भी कहां बने? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो और फाइनल इमेज भी कहां बने? इन्फिनिटी पे बने। सही है, ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट पर हो और फाइनल इमेज भी कहां बने? इनफाइनाइट बने। आपको पता है इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी आती थी? FO/FE, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप, और जो ट्यूब लेंथ आती थी वो क्या आती थी? FO+FE, याद है? FO+FE। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पता होना चाहिए हम कितने लेंस काम में लेते थे? 2 लेंस काम में लेते थे। कौन से नेचर के होते थे? कॉन्वेक्स लेंस होते थे। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब लेंस में बच्चों क्या होता है, एक कमी होती है, वो कमी होती है क्रोमेटिक अब्रेशन की।
आगे जाके जब हम लेंस पढ़ेंगे तब तो सीखेंगे ही, पर आपको थोड़ा बहुत 12th का याद हो, लास्ट ईयर का याद हो, तो एक क्रोमेटिक अब्रेशन की समस्या होती है लेंस में, क्रोमेटिक अब्रेशन की। तो उसको दूर करने के लिए कैसे गेरियर में आप देख सकते हैं हमने क्या काम में लिया है, मिरर्स काम में लिए हैं, क्योंकि मिरर में वो क्रोमेटिक एब्रेशन वाली समस्या नहीं होती, मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन वाली समस्या नहीं होती, पहली बात, खास बात है। दूसरी बात ये है, आवाज साफ आ रही है क्या? ठीक है। लेंस की जो माउंटिंग करना होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि लेंस में क्या दोनों सरफेस आपको चाहिए, एक तरफ से एनर्जी का फ्लो होगा, दूसरी तरफ से एनर्जी एग्जिट करेगी, जबकि मिरर में क्या होता है, बैक साइड क्या होती है, पॉलिश कर सकते हैं, तो आप वहां से उसको क्या इजीली माउंट कर सकते हैं। तो दो फायदे हैं, एक तो क्रोमेटिक एब्रेशन वाली समस्या कम होती है, और इसकी माउंटिंग क्या होती है, आसान होती है। क्योंकि आपको पता हो, आपको ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है वो काफी बड़ा लेना पड़ता था, काफी बड़ा लेने के दो फायदे मैंने आपको सिखाया था, रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होती है, और साथ ही साथ उसकी मैग्निफिकेशन भी ज्यादा होती है अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, फॉर्मूला वही है, एफ ओ बाय एफ ई। माइनस साइन यहाँ भी लगाना चाहिए था टेक्निकली, अगर आप याद करें तो यहाँ माइनस आना चाहिए हमेशा। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो फाइनल इमेज होती है ना, वो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होती है, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो। आप याद करिए, ये कब की स्थिति है, रिलैक्स आई। और अगर आपको कंपाउंड का याद है, जो एनसीईआरटी का था, उसमें भी आपने मैंने डिराइव करके आपको दिखाया था, तो डी एल ओ अपॉन एफ ओ एफ ई आता था, याद करिए, रिलैक्स आई में, जब फाइनल इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पे बने। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसेग्रियन टेलीस्कोप में कोई भी समस्या नहीं है, लेंस की जगह मिरर काम में लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस था, परंतु यहाँ मिरर कॉनकेव है। आप कहोगे चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ, लॉजिकली कोई चेंज नहीं है। कॉन्वेक्स भी कन्वर्ज करता था और कॉनकेव भी कन्वर्जिंग नेचर का होता है। आपको सुनने में नाम अलग लग रहा हो, पर जब आप लेंस मिरर पूरा पढ़ लेंगे और आपको बेसिक नॉलेज हो, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों का स्वभाव सेम होता है, कन्वर्जिंग नेचर का। ठीक है, ठीक है। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया एफ ओ अपॉन एफ। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़े आगे, डन है क्या, क्लियर है क्या? चलिए, इसके बाद आता है गैलीलियन टेलीस्कोप, जिसपे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना कभी कैसेग्रियन पे क्वेश्चन आया है। गैलीलियो टेलीस्कोप इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि सबसे पहला जो टेलीस्कोप बनाया था वो गैलीलियो ने बनाया था, इसलिए से बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? गैलीलियन टेलीस्कोप। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो दो लेंस यूज किए गए हैं टेलीस्कोप में, वहां तो दोनों कॉन्वेक्स नेचर के थे, यहाँ एक कॉन्वेक्स और बच्चों दूसरा कैसा है, कॉनकेव है। आप मुझे सोचकर बताइए, मैंने डायग्राम आपके सामने कर रहा है, यहाँ आप ट्यूबलेंथ कितनी बोलेंगे? यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं ट्यूबलेंथ बताओ, ट्यूबलेंथ बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? ट्यूबलेंथ क्या बोलेंगे? ध्यान से डायग्राम में देख के बताइए, ट्यूबलेंथ क्या बोलेंगे? एफ ओ माइनस एफ ई। बहुत शानदार, शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश। एफ ओ माइनस एफ ई आएगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप देख सकते हैं डायग्राम से आपको फील आ रही होगी। अब आप कहोगे सर हमने वहां तो एफ ओ प्लस एफ ई रटा था। अरे आपको जो याद है वो सही है, एफ ओ प्लस एफ ई, पर ये एफ ई है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की तो फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे ही आप यहाँ साइन रखोगे तो अपने आप वो क्या बन जाएगा, एफ ओ माइनस एफ ई हो जाएगा। ऐसा बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन है, जिन्होंने किया वो मिल गया होगा। तो ध्यान दीजिए, गैलीलियन टेलीस्कोप में जो लेंथ होती है उसका विशेष ध्यान रखिए, एफ ओ माइनस एफ ई। अब आपने माइनस साइन लगा दिया ना, अब आपको साइन रखने की जरूरत नहीं है दोनों लेंस की, क्योंकि आपने बीच में माइनस को उपयोग ले लिया। बताइए क्लियर है क्या? हम सब करिए, ओके है क्या बात? एनी डाउट, एनी डाउट? तो मेन तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है,
और आप मुझसे पूछें तीनों इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो अगर आप पिछले 10 साल के आपने क्वेश्चन करे हो तो टेलीस्कोप पर ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेलीस्कोप बहुत शानदार आना चाहिए। और टेलीस्कोप का सबसे स्पेशल केस क्या है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, इमेज इंफिनिटी पर हो, ये सबसे बेसिक केस है। पर मैंने आपको ये भी सिखाया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो। आप किसी पेड़ पर बैठी चिड़िया को भी देख सकते हैं टेलीस्कोप की सहायता से। वैसे तो चिड़िया को आप पास जाकर भी देख सकते हैं, आप पास जाएंगे तो चिड़िया उड़ जाएगी ना। तो आपने क्या किया, अपनी बालकनी में बैठे और टेलीस्कोप पे लगा के पेड़ पर बैठी चिड़िया के देखने के आप आनंद ले रहे हैं। तो वहां ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर नहीं है, वहां आप एफओ बाय एफ नहीं लगा पाएंगे। पर हाँ, मैंने आपको बेसिक बता रखा है, वहां यूओ होगा, फिर आप उसको वीओ निकालेंगे, तो वहां मैग्निफिकेशन का अभिषेक आनंद ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, तो वो होगा वीओ बाय यूई। परमानंद ने बता दिया ट्यूब लेंथ वीओ प्लस एफई, बहुत बढ़िया परमानंद, बहुत शानदार। अभिषेक आनंद बहुत बढ़िया, वीओ बाय यूई। क्या ये बात क्लियर है, क्या डन है क्या? ललित कुमार ने एक फोटो भी भेज दी है मुझे गैलीलियन टेलीस्कोप की, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफओ माइनस एफई, बहुत बढ़िया। पिछले साल के नोट्स की इन्होंने कॉपी भेजी है, पर कोई दिक्कत नहीं है। एफओ माइनस एफई यही तो लिखा है गैलीलियन, बहुत सही बहुत सही। चलिए डन 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 डन। तो मेरे हिसाब से क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सारी बातें क्लियर हो गई, क्या कर लेंगे अच्छे से? एक ये सवाल है रेस में दे रखा है, सॉल्व एग्जांपल में भी है। एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन था उसमें तो क्या है, उसने एंगल डायरेक्ट दे दिया था। मैंने आपको कहा था हम छत पे खड़े हो जाएं और चंद्रमा को देखें, तो चंद्रमा जो हमारी आंखों पे डायरेक्ट एंगल बनाता है वो होता है अल्फा। अल्फा याद करिए, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, वो एंगल होता है अल्फा। तो यहाँ अल्फा नहीं दे रखा, तो उसने क्या दे दिया, डायमीटर ऑफ मून और डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो स्वाभाविक है टेलीस्कोप तो आपका अर्थ पे ही होगा। डायमीटर ऑफ मून दे दिया, ये डायमीटर ऑफ मून, और ये दूरी दे दी। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3.8 इंटू 10 की पावर 5, और ये दे दिया आपको 3.5 इंटू 10 की पावर 3। तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं? क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं? बस आप ये पहले एंगल निकाल लीजिए। अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल और आर्क अपॉन रेडियस, 3.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3.8 इंटू 10 की पावर 5। इसके बाद एफओ और एफई दे रखा है। एफओ दे रखा है 4 मीटर, एफई दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। तो m बराबर होता है एफओ बाय एफई। एफओ है 4 मीटर, तो 4 इंटू 100 अपॉन 10, तो m आ जाएगा 40। और इसके बाद क्या लगा लें, m बराबर बीटा बाय अल्फा। बढ़िया क्वेश्चन है। अल्फा कैसे निकाल लिए, मोहम्मद पूछ रहे हैं अल्फा। बेटा अल्फा आर्क अपॉन रेडियस, आप आधा निकालोगे तो अल्फा बाय 2 होगा, तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो इसको वापस डबल करना पड़ेगा, तो मैंने पूरा लगा दिया एक साथ। देख लीजिए, क्लियर है, कोई डाउट? डन 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 है क्या? अल्फा एक बार आपसे समझाऊं, ये आ गया। अरे टेन थीटा लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधे में लगा दो अल्फा बाई 2, फिर इसका डबल कर देना, बात तो वही है, बात तो वही है। सॉल्व एग्जाम्पल है, बिल्कुल परमानेंट सही कह रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है, बहुत सही परमानेंट, बहुत सही। बढ़ू क्या आगे? डन है, डन है, डन है। चलो बढ़िया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इंस्ट्रूमेंट के सारे सवाल कर सकते हैं। कैसे गिरियन, क्या कोई न्यूमेरिकल आपका नहीं बनाओ, बिगनर बॉक्स में दे रखा है, अब आपसे बन जाएगा।
ये एंगल वाला आपको मैंने करा दिया। एक्सरसाइज 1 2 3 के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? परमानेंट कैमरा सिलेबस में नहीं है। कैमरा पहले एम्स में था, अब एम्स भी चला गया, कैमरा भी चला गया। कैमरा अब सिलेबस में नहीं है। अब आज हम बात करेंगे आई की, आंख की। आंख की बात करेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे। कई लोगों को दूर का साफ दिखाई नहीं देता। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, बायो में भी आपने पढ़ रखा है, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिव्यू करा दूंगा। जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, मुझे दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, मतलब मैं मायोपिक पेशेंट हूँ। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादाजी, दादी जी, नाना नानी जी, वो अखबार पढ़ने के लिए भी चश्मा काम में लेते हैं, मतलब उनकी पास की आंखें कमजोर हैं, वो हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट है। तो ये सारी बातें हम आज करेंगे। मायोपिक पेशेंट, आप बायो के स्टूडेंट है, फिर भी मैं आपको आंख पढ़ाने की हिम्मत कर रहा हूँ, पर एक बार पूरा मेरे से रिव्यू कर लीजिएगा। बढ़े आगे? डन है क्या? पढ़े, आंख पढ़े, आंख के बारे में बात करें। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा टारगेट बच्चों, आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और आई डिफेक्ट के सारे प्रश्न आप बना लीजिएगा। सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1 2 3 ऑल डन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंख के बारे में बात करते हैं। तो आंख के बारे में वैसे तो आप काफी कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिव्यू करता हूं बच्चों। ये आंख का स्ट्रक्चर है, बहुत ही मैंने रफ और गंदा सा स्ट्रक्चर बनाया है। ये आंख के आगे होता है कॉर्निया, और ये होता है लेंस। पीछे होता है रेटिना, जिसे हम बोलते हैं पर्दा, जहां पे सारी इमेज बनती है। अब वैसे तो मैंने आपको पहले से भी बताया था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो अभी इमेज को रेटिना पे बननी है। ऑब्जेक्ट पास में आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो कायदे से तो इमेज रेटिना के पीछे बननी चाहिए थी। परंतु क्या करती है, लेंस अपनी पावर को चेंज करता है, इस प्रकार से चेंज करता है कि अगेन इमेज वापस फिर कहाँ बनती है? रेटिना में बनती है। आप ऑब्जेक्ट को पास आते जाओ, आई मसल्स पे जोर पड़ेगा और वो अपने आप इमेज को कहाँ एकोमोडेट करेंगी? रेटिना पर। ये आप जानते हैं, और ये प्रकृति की देन है कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आई लेंस के चेंज करती हैं, और इस प्रकार से चेंज करती हैं ताकि फाइनल इमेज अगेन कहाँ बने? रेटिना पर। क्या ये बात सबके लिए सही है क्या? और ये काम तब तक चलता है जब तक ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक आ जाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और पास ले आओगे, तब आई मसल, सिलेरी मसल हेल्पलेस हो जाती हैं, सरेंडर कर देती हैं कि अब मैं फाइनल इमेज को रेटिना पे नहीं बना सकती, फिर मुझे धुंधला दिखाई देता है, ब्लड दिखाई देता है, इमेज मुझे फटी हुई दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है जो स्वस्थ आंख है, जो नॉर्मल ह्यूमन आई है, उसके लिए जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट होता है, और जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। बोलिए, इसमें हाँ है क्या? तो ये सामान्य बात है, हम ऐसा जानते हैं कि आई लेंस अपनी पावर को चेंज करता है, जो टोटल पावर होती है, पर ऐसा नहीं होता। कॉर्निया, थम्स अप है, थम्स अप है, बहुत बढ़िया। कॉर्निया में भी पावर होती है और लेंस में भी पावर होती है। जैसे मेरा जो कॉर्निया है उसके पास भी पावर है और लेंस के पास भी पावर है। हाँ, वो अलग बात है, कॉर्निया की पावर कांस्टेंट रहती है, जबकि लेंस की पावर सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? कम ज्यादा कर देती हैं। तो अगर मैं टोटल पावर की बात करूं तो शायद आप बता सकते हैं कॉर्निया की पावर प्लस आई लेंस की पावर। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? अब मुझे सोच के बताइए, जो आई लेंस है इसकी पावर कब मिनिमम होती होगी और कब मैक्सिमम होती है? कब मिनिमम, कब मैक्सिमम? सोच के बताइए। सही बात है, बहुत बढ़िया। अब आप खुद समझना तो आपको मजा आएगा। कब मिनिमम होती, जरा सोचिएगा। ये मेरा आंख का लेंस है,
और ये मैं ऑब्जेक्ट अपने नियर पॉइंट पे ले आया। ये बात तो तय है, मुझे अपनी इमेज को हमेशा ही कहाँ बनाना है, रेटिना पे बनाना है। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा 25 सेंटीमीटर, यहाँ से रेज निकली। अब आई लेंस अपने आप को इस तरह से एकोमोडेट करेगा कि इसकी फाइनल इमेज तो रेटिना पे ही बननी चाहिए। आप देखिए ये रे ऐसे जा रही थी, कितना जबरदस्त इसने बेंड कर दिया। ये जो बेंडिंग होती है, एबिलिटी ऑफ बेंडिंग, यही तो पावर कहलाती है। मतलब जब मेरा ऑब्जेक्ट, बच्चों, जब मेरा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे होगा, उस समय मेरी पावर मैक्सिमम होगी किसकी, आई लेंस की। क्या ये बात ठीक है क्या? इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए आई लेंस की पावर अगर मिनिमम है, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फार पॉइंट पर, फार पॉइंट पर। अब इन सब पे कॉन्सेप्ट आया हुआ है ललित कुमार। क्या ये बात ओके है? तो फिर मैं आगे बढ़ूं कि जो टोटल पावर होती है, जो टोटल पावर होती है वो आंख की कॉर्निया प्लस लेंस दोनों की होती है। लेंस की पावर मिनिमम तब होती है जब ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे होता है, इन्फिनाइट पर होता है, और टोटल पावर दोनों का सम होती है। क्या क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? ये बात ओके है क्या? नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट और फार पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इनफाइनाइट। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन आया हो, ये करिए। स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? एक बार स्लाइड के लिए यस कर दीजिए। साफ दिखाई दे रहा है क्या बिल्कुल स्लाइड? ठीक है, यस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करें। अब कुछ बेसिक बातों को समझिए। इस प्रश्न में कॉर्निया और आई लेंस दोनों की पावर दे रखी है, और उसने ये बोला है आई लेंस की पावर लीस्ट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा, सोच के बताइए। लीस्ट है, लीस्ट। ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट लीस्ट कन्वर्जिंग पावर फार पॉइंट। बहुत बढ़िया। बस इतनी बातें आपने सीख ली तो बात बन जाएगी। तो पहले तो मैं टोटल पावर बता दूं जल्दी से। 40 + 20 60 डायप्टर। फोकल लेंथ बता दो, तो एफ आ जाएगा 1/60 मीटर। सही है। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 100/60 सेंटीमीटर, 5/3। ये आ गया। अब आपको ये भी पता चल गया बच्चों कि लीस्ट पावर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। तो 1/v - 1/u = 1/f। 1/v इंफिनिटी पर है और f है 5/3, तो v आ जाएगा 5/3, 1.6। और ये जो दूरी होती है वही तो पर्दे और उसके बीच में दूरी होती होगी, सोच के देखिए आप। ये आपका लेंस है, ये आपका रेटिना है। आपको पता है ये रेज आ रही है, तो इमेज रेटिना पे बनाएंगी। तो ये v है और यही तो f है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो। इसने यही पूछा है, रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी बताइए। रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी बताइए। नीट 2013 में सवाल आया हुआ है, कोई डाउट हो तो बताइए।
मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे दिक्कत आ रही है, तो मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अब बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सब ठीक है सर, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ओके, डन डन डन। चलो आगे बढ़े। तो अब हम वो कर लेते हैं अपने 10th क्लास वाली सारी बातें 12th में भी हमने पढ़ी है बोर्ड में। मायोपिया पेशेंट और हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सरल है, बहुत सरल है। सबसे पहले पढ़ते हैं मायोपिया पेशेंट। जैसे जितने लोग भी हम चश्मा लगा रहे हैं हमारी एज के, वो हम में से सारे ज्यादातर मायोपिक पेशेंट है। तो हमें दूर का साफ दिखाई नहीं देता। अब इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिकली समझिए। वैसे तो अगर आंख स्वस्थ होती तो मेरा फार पॉइंट होता इन्फानाइट। अब मुझे बगैर चश्मे 5 मीटर तक दिखाई दे रहा है, पर मुझे तो दूर की चीजें भी देखनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने अपनी आंख के आगे लेंस लगा लिया, कॉनकेव लेंस लगा दिया। तो पता है क्या होगा, ये लेंस मैंने आंख के आगे लगाया, तब बहुत दूर की चीज है, वहां से रेज आ रही है, इस लेंस में से जाएंगी, और पता है ये लेंस उसकी इमेज कहां बना देगा, मेरे फार पॉइंट पे बना देगा। मान लो मेरा फार पॉइंट 5 है, मुझे 5 तक तो दिखता था बगैर चश्मे के। तो दूर की जो चीजें हैं वो ये चश्मा उसकी इमेज मेरे फार पॉइंट पे बना देगा पेशेंट के, और 5 मीटर पे तो मुझे वैसे भी दिखाई देता है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मायोपिया, क्या ये बात क्लियर है क्या? मायोपिया में जो इमेज बनती है वो बगैर चश्मे के रेटिना से पहले बनती है, इसलिए वो इमेज हमें ब्लर दिखाई देती है। तो आपको पता होना चाहिए मायोपिया, मायोपिया दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। क्या गड़बड़ है पेशेंट का? पेशेंट का क्या गड़बड़ है बताइए? पेशेंट का फार पॉइंट गड़बड़ है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए? फार पॉइंट गड़बड़ है। स्वस्थ आंख का, स्वस्थ आंख का कहाँ होता था? इन्फानाइट। अब आप इसको रटेंगे तो मजा नहीं आएगा, आप बस 4-5 बार सुन लीजिए। मान लो एक पेशेंट है, मायोपिक पेशेंट है, और उसका फार पॉइंट 5 मीटर है, 5 मीटर है। गौरव शर्मा, मायोपिया को ही बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस, रेटिना से पहले इमेज बन रही है, शॉर्ट साइटनेस। सही है, ठीक है। तो अब होगा क्या, मुझे 5 मीटर तक बगैर चश्मे दिखाई दे रहा था। अब मुझे तो दूर की चीजें देखनी है, बिल्डिंग भी देखनी है, दूर की चीजें भी देखनी है। तो दूर की जो चीजें देखनी है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो पहले इस लेंस में जाएंगी, और ये लेंस इसकी इमेज कहां बना देगा? 5 मीटर पर। मजे की बात है, U और V दोनों नेगेटिव होंगे, ध्यान दीजिएगा। U और V दोनों नेगेटिव होंगे। फील करिए, आंख का लेंस है, लाइट ऐसे आ रही है, U भी पीछे है, V भी पीछे है, U भी पीछे है, V भी पीछे है, दोनों नेगेटिव होंगे। मायोपिक पेशेंट को कॉनकेव लेंस का उपयोग करना पड़ेगा।
U भी नेगेटिव होगा, V भी नेगेटिव होगा, कॉनकेव लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर है, डन है क्या? ये बात दिमाग में बैठ रही हो तो मुझे यस कर दीजिए कि हाँ सर डन है, समझ में आ गई बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए, तो ये अपना मॉड्यूल में बुक्स में इस तरह का दे रखा होता है, पर मुझे जरूरत नहीं है सब अपन इसको रटें, पर आपके नोट्स में पिछले साल बनाया हुआ तो मैं आपको बता दिया। ये आंख है, ये ऑब्जेक्ट है, फार पॉइंट इन्फानाइट से ऑब्जेक्ट, ये पेशेंट की फार पॉइंट है, लाइट यहां से आ रही है, तो ये जो चश्मा है ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा वी पर, इसके इमेज पर। क्लियर है? मजे की बात है, यू भी नेगेटिव लेंगे, वी भी नेगेटिव लेंगे, खत्म। यू भी नेगेटिव लेंगे, वी भी नेगेटिव लेंगे। कई डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं कि देखिए सर यू इन्फिनिटी है तो वी एफ होगा, मतलब जो उसका फार पॉइंट है वही फोकल लेंथ हो जाएगी, फिर हम पावर निकाल लेंगे 1/f। ये सब ठीक है, अगर आप इतनी बातें याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सिस्टम है, आप लेंस इक्वेशन लगा लीजिए, हर बार आंसर आएगा। क्योंकि वो जो ट्रिक आपको याद है ना, वो केवल तभी है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फानाइट वाली चीज देख रहा हो। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि एक पर्सन को 2 मीटर के बियॉन्ड नहीं दिखाई देता, एक पर्सन को 2 मीटर के बियॉन्ड नहीं दिखाई देता, मतलब इसका फार पॉइंट 2 मीटर है, और उसको केवल 8 मीटर पर रखी वस्तुएं देखनी है, वो कह रहा है मेरा जीवन चल जाएगा, मैं सिर्फ 8 मीटर तक ही देखना चाहता हूं, तो पता उस समय यू इन्फानाइट नहीं लेंगे, उस समय यू लेंगे -8 मीटर और वी लेंगे -2 मीटर। इस बात को बताइए ओके है क्या? तो ये शॉर्ट ट्रिक याद करना कि मायोपिया पेशेंट का जो फार पॉइंट होता है वही फोकल लेंथ होती है, इसमें मजा नहीं है, छोटे बच्चे याद कर सकते हैं। और लॉजिकल चलोगे, लेंस इक्वेशन कभी आपको धोखा नहीं देगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाइए, u और v दोनों नेगेटिव लीजिए। क्या u और v दोनों नेगेटिव, ये समझ में आ गया? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लाइट तो आ रही है राइट टू लेफ्ट, परंतु जब आप u और v को मेजर करोगे फ्रॉम कॉनकेव लेंस तो दोनों ही राइट हैंड साइड पर हैं। क्लियर है? मायोपिया पेशेंट, मायोपिया मायोपिया, हम सब मायोपिक पेशेंट हैं, जितने हम बच्चों ने चश्मा लगा रखा है इंक्लूडिंग मी, हम सब मायोपिक पेशेंट हैं। हमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, हमारा फार पॉइंट गड़बड़ है, बगैर चश्मा हमारा इमेज रेटिना से पहले बनता है, इसलिए हमें दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। सबका फार पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए सबके चश्मे की पावर अलग अलग है। मेरी चश्मे की पावर है -1 डायप्टर, -1। यहाँ -1 डायप्टर में भी फिजिक्स है, क्योंकि हमने कॉनकेव लेंस लगाया है, और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो कोई पूछे आपसे आपका नंबर बताओ, 2 डायप्टर, 0.5 डायप्टर, नहीं, -1 डायप्टर, -1 डायप्टर। इसका मतलब मेरी दूर की आंखें कमजोर है, मैं मायोपिक पेशेंट हूं, मैंने कॉनकेव लेंस का उपयोग किया है। तो अच्छा बोलिए नंबर क्या है? एक नंबर है। अरे एक नंबर नहीं है, मेरा नंबर -1 डायप्टर है, यूनिट पावर की डायप्टर। जैसे मास की किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, उसी तरह पावर की यूनिट क्या होती है? डायप्टर। बोलिए क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर? स्क्रीन चली गई है, कई बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन गया, ठीक है, तो मैं स्क्रीन को वापस ले आता हूं। स्क्रीन क्यों चली गई? हाँ भाई, स्क्रीन आ गई क्या?
चलिए क्वेश्चन चालू करें। चलिए पहला सवाल। अभी देख लीजिए इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, पर मुझे जरूरत नहीं है कि अपन इतना याद करें। 1/v, 1/u, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, पावर 1/f, फिर ये भी करें। डायप्टर में है तो अच्छी बात है, नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें। इतना सब रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत दिमाग पे लोड आता है। बिल्कुल रिलैक्स। लेंस इक्वेशन लगाना है, 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f लगाना है। u और v दोनों नेगेटिव होंगे। अगर मैं फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लेता हूं तो मुझे पावर डायप्टर में नहीं मिलेगी। डायप्टर में है तो फोकल लेंथ मीटर में आएगी। मीटर में फोकल लेंथ रखूंगा तभी पावर डायप्टर में आएगी। बात खत्म। बेसिक फंडामेंटल याद करिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब उल्टा पढ़िए। दादाजी, नानी जी, माताजी, पिताजी जो अखबार पढ़ने के लिए भी चश्मा लगाते हैं, तो उनका क्या गड़बड़ है? नियर पॉइंट। स्वस्थ आंख का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखूं तो मैं आराम से देख सकता हूं। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास में ले जाऊं तो हम में से कोई भी हो वो नहीं पढ़ पाएगा। उसका कारण शायद आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब अक्षरों के द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल एक मिनट से भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर मैं अक्षरों को रिजॉल्व नहीं कर पाता, वहां रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो हमारी स्वस्थ आंख के लिए जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब जो माताजी, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनका नियर पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा? अब हम किताब को रखेंगे 25 पर। वैसे तो बगैर चश्मे वो 25 सेंटीमीटर पर रखी किताब नहीं पढ़ सकते। अब आपने तो ऑब्जेक्ट रख दिया 25 पर के, मुझे तो इनको 25 सेंटीमीटर पर किताब रख के पढ़ानी है, और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब उस कॉन्वेक्स लेंस ने पता है क्या किया? उस 25 सेंटीमीटर पर रखी किताब की इमेज उनके नियर पॉइंट पे बना दी। उनका नियर पॉइंट 80 सेंटीमीटर हो गए। हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी आंखें बगैर चश्मे 80 सेंटीमीटर रखी चीज तो पढ़ सकती थी, पर 25 पर रखी चीज नहीं पढ़ सकती थी। तो आपने दो काम किए, किताब को रखा 25 पर, आंखों पे लगाया चश्मा, लेंस काम में लिया कॉन्वेक्स। उस कॉन्वेक्स लेंस ने उस 25 सेंटीमीटर पर रखी किताब का जो इमेज है वो कहां बना दी? उनके नियर पॉइंट। बताइए क्लियर है क्या? ये स्क्रीन बंद हो जाती है इसलिए बार बार ये स्लाइड गायब हो जाती है। स्क्रीन बंद हो जाती है इसलिए स्लाइड गायब हो जाती है। अब स्क्रीन को अपन को ऑन रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्क्रीन पर लिखते रहेंगे तो सही रहेगा। चलिए अभी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। डन है। चलिए धन्यवाद। हाँ खुशी शर्मा कह रही है स्क्रीन टाइम आउट बढ़ा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बढ़ा दूंगा स्क्रीन का टाइम आउट। मोहम्मद शाद आलम खान कह रहे हैं डिस्प्ले टाइमिंग बढ़ा दीजिए, फिर नहीं होगा। बहुत बढ़िया। आलिया कह रही है स्लीप टाइम बढ़ा दीजिए। सभी ने पर्यायवाची शब्द बता दिया, स्लीप टाइम, स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम आउट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आइए सभी पेन पेंसिल निकाल लीजिए और करना चालू करिए। A person cannot see clearly an object kept at a distance of beyond 100, beyond 100, beyond 100 मतलब वो 100 सेंटीमीटर से दूर चीजों को नहीं देख सकता। मतलब आपको क्या लिखना आना चाहिए कि आशीष सर इसका फार पॉइंट गड़बड़ है, मतलब ये मायोपिक पेशेंट है और इसका फार पॉइंट है कितना? 100 से। परंतु उसको देखना है एट इंफिनिटी। उसकी मन में चाहत है कि मैं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी वाले को देख लूं, मतलब यू इंफिनिटी। इमेज कहां बनानी है? उसके फार पॉइंट पर।
बहुत ही छोटे सवाल है, 10th क्लास वाले, छोटे बच्चों वाले, पर आए हुए हैं पेपर में 1-2 बार, इसलिए बताना जरूरी है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, नवनीत कुमार वर्मा कह रहे हैं सर आईपैड पर आप अपने गाइडेड एक्सेस लगा दो तो नहीं होगा। मैं कर दूंगा नवनीत कुमार जी, आप चिंता नहीं करें। चलिए, तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। -1 डायप्टर आ रहा है क्या सबका? मोहम्मद शहन कह रहे हैं कि सर इसका आंसर वही है जो आपका पावर का नंबर है। बिल्कुल, मेरा नंबर -1 डायप्टर ही है। बहुत बढ़िया, सवाल भी तो मैंने वैल्यू इस तरह से सेट करी है। सही है, बहुत बढ़िया। अगला अगला देखिए, अगला देखिए। अब फार साइटेड पर्सन, फार साइटेड का मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया। ये हाइपरमेट्रोपिया पर्सन है, मतलब इनकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही है। हैज अ नियर पॉइंट 60। अब आप खुद सोचना, तब मजा आएगा, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। इसका नियर पॉइंट 60 है, तो आपको दिमाग खुद कहेगा कि अच्छा इसका तो नियर पॉइंट गड़बड़ है भाई, क्योंकि स्वस्थ आंख का नियर पॉइंट बच्चों होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट गड़बड़ है, मतलब ये हाइपर मेट्रोपिया का पेशेंट है। अब वो कह रहा है उसको एक किताब 25 सेंटीमीटर रखी हुई पढ़नी है, तो किताब रखी आपने 25 पर, u -25, ये ऑब्जेक्ट है किताब। आप चाहते हो लेंस इसकी इमेज कहाँ बना दे, इसकी इमेज बना दे इसके नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट क्या है इसका? -60। खत्म। अब ये बच्चों वाले सवाल हो गए, बच्चों वाले सवाल है। अब आप बिंदास क्या लगा दीजिए, 1/v - 1/u = 1/f। ध्यान दीजिएगा, v एंड u दोनों को नेगेटिव पुट करिएगा। क्यों नेगेटिव पुट किएगा, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है क्या? डन डन डन, देख लें, आंसर मिला लीजिए। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, एक और देख लीजिए। अब ये व्यक्ति दोनों तरफ से परेशान है, इसका नियर पॉइंट भी गड़बड़ है और फार पॉइंट भी गड़बड़ है। तो आपने देखा होगा, पास की आंख भी कमजोर है, दूर की आंख भी कमजोर है। तो वैसे तो पुराने समय में तो अलग अलग चश्मा लगाते थे, आपको याद हो, दूर का अलग होता था, अखबार पढ़ना होता था, दूर वाला खोलते थे, पास वाला चश्मा लगाते थे। पर अब तो आजकल बाईफोकल बनने लग गए हैं, एक ही लेंस में, एक ही चश्मे दोनों हो जाते हैं। सही है, तो आप अच्छे से इसको करिए। तो इसका जो नियर पॉइंट है वो है 25 होना चाहिए था, है 50। तो पहले तो इसका हाइपरमेट्रोपिया का इलाज कर दो, यू रखो -25 पर और इसकी इमेज बना दो -50 पर। ये तो हाइपरमेट्रोपिया का इलाज हो गया इसका। ठीक है, मायोपिया का इलाज कर दो। ये 4 मीटर होना चाहिए, गलत है, 4 मीटर। मायोपिया का इलाज कर दो। मायोपिया कहेगा मुझे दूर की चीजें देखनी है और इसकी इमेज 4 मीटर पे बनानी है, तो ये इसके मायोपिया का इलाज होगा। मजे आ गए, उसको दूर की चीजें भी दिख रही हैं, पास की चीजें भी दिख रही हैं। आंसर मैच कर लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए। देख लीजिए, स्लाइड दिखाई दे रही है आपको साफ, आंसर मैच कर लें। मायोपिया का भी इलाज कर दिया, हाइपरमेट्रोपिया का इलाज कर दिया, दोनों इलाज कर दिए उसके। चलिए, अब ये कुछ पुराने पेपर के सवाल देख लेते हैं अपन। मेरे हिसाब से चारों क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देख लीजिए, कोई रह गया है क्या? चारों हो गए क्या?
ऑल डन तो ऑल डन लिख दीजिए कि हाँ सर चारों कर लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। ये मैंने आपको माइक्रोस्कोप के लिए बताया था और आपको डेरिवेशन भी करके बता दिया था। ये होता है -DLO/FOFE, जबकि टेलीस्कोप के लिए होता है FO/FE। बता दिया था, आंसर भी याद हो गए, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देखो, नीट 2016 का, नीट 2016 का सवाल देखिए। अदिति पानी लिया होगा। कर लीजिए। अब वो क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट व्हेन दे लाई बिटवीन 50 एंड 400। वैसे तो उसकी दोनों ही आंखें कमजोर हैं, वो मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इंफिनिटी, उसको केवल अपनी दूर की आंखें सही करनी है वो दोनों, पर वो केवल ओनली मायोपिया सही करना चाहता है। ओनली मायोपिया सही करना चाहता है। इसका मतलब u तो ले लेंगे इंफिनिटी और v ले लेंगे -400। है वो दोनों, पेशेंट दोनों का है, पेशेंट वो दोनों का है, पर वो अभी सिर्फ दूर की चीजें सही करना चाहता है। खत्म। अब आप 1/b - 1/u = 1/f, तो b आ जाएगा आपका f के बराबर आ जाएगा, तो f आ जाएगा आपका -400 सेंटीमीटर, बोले तो -4 मीटर। पावर आ जाएगी 1/f, कॉनकेव होगा। पावर नेगेटिव है, कॉनकेव होगा। क्लियर है? बताइए, क्या आप क्लियरिटी है क्या? ये मेरी तरफ से मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बढ़िया करा दिए, आई डिफेक्ट अच्छे से पढ़ा दिए। अब आपने इस पर मेहनत कर ली, तो फिर आप आराम से इंस्ट्रूमेंट का और आई डिफेक्ट का क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैंने सारी बातें इसमें कवर कर दी हैं। पिछले 4 लेक्चर आप अच्छे से सुन लीजिए, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्लास नोट्स अच्छे से समझ लीजिए, तो ये शानदार क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो बढ़े, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट सेक्शन खोलें। चलो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको आज। सेक्शन 2, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस मतलब आगे जाके हम इसमें लेंस पढ़ना चाहते हैं। अब ये लंबा टॉपिक है और सबसे मेजर टॉपिक है। आप मान के चलिए लगभग 5 से 6 दिन इसमें लगेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक है लेंस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। यहीं सिल्वरिंग आ जाएगी, यहीं कॉम्बिनेशन आएगा, लेंस को पानी में डुबोना, लेंस को काटना, डिस्प्लेसमेंट मेथड, सब कुछ यहीं आएंगे। क्लियर? बढ़े आगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस अपन सभी को डेरिवेशन तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये μ1 है, ये μ2 है। तो कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनती है उसका फॉर्मूला होता है μ2/b - μ1/u, μ2 - μ1/r।
अब यहां इंपॉर्टेंट है म्यू2, सारा खेल है इंपॉर्टेंट म्यू2 का। अगर आप म्यू2 में परेशान होते रहे तो दिक्कत है। म्यू2 का एक ही नाम याद रखिए, रिफ्रैक्शन होने के बाद रेस जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन होने के बाद रेस जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी का फ्लो जिस मीडियम में होगा वही म्यू2 है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये 1 है, ये 1.5 है, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ, ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज निकल रही हैं और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ इवेंट हुआ, यहाँ एक्शन हुआ। अब रिफ्रैक्शन के बाद रेज 1.5 में गई, दैट इज म्यू2 1.5 है। अगर म्यू2 आ गया तो म्यू1 क्यों सोचना, बचा हुआ तो म्यू1 होगा। आप तो म्यू2 पे बात करें और मैं एक ही शब्द बोलता हूं हमेशा, रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज जिस मीडियम में गई, ऑब्जेक्ट से आई, रियल ऑब्जेक्ट से आई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से आई, ये सब बेकार की बातें। एक ही सेंटेंस में काम कीजिए, एक्शन हुआ और एक्शन के बाद रेज जिस मीडियम में गई वो म्यू2 है। अब इसमें कौन प्लस लें कौन माइनस लें, मान लो ये 40 सेंटीमीटर है या कुछ भी है, तो कैसे लेते हैं, हमेशा एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए। रेज लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, आपको नापना सब हमेशा इसके पोल से है। अगर आप एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव, एनर्जी फ्लो के अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव, सीधा फंडा है। अगर आप एनर्जी फ्लो के साथ चलोगे तो पॉजिटिव, एनर्जी फ्लो के अपोजिट चलोगे नेगेटिव, और हमेशा कहां से नापोगे, पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमेशा डिस्टेंसेस कहां से नापना, पोल से। इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पॉजिटिव, अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव। बोलिए डन है क्या, क्लियर है तो ओके कर दीजिए, क्लियर है तो ओके कर दीजिए। चलिए डन 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 डन, लिखें पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक, धीरे धीरे करिएगा, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं। जिसने सही टेबल बना ली, सही म्यू2 म्यू1 पकड़ लिए, उसका काम है। सही म्यू2 पहचानिए, सही म्यू1 पहचानिए, यूवी पहचान लीजिए बस। जिस तरफ एनर्जी का फ्लो हो, लाइट जा रहे हैं, वो पॉजिटिव लीजिए। मेजरमेंट हमेशा सरफेस से होगा, अलोंग द फ्लो ऑफ एनर्जी पॉजिटिव लेना है, खत्म। आर नहीं दिया, 8 10 ले लो। अब देखो, अब देखो एनर्जी फ्लो, ये ऑब्जेक्ट है, तो बताइए एनर्जी फ्लो यहां से हो रहा है, यहाँ इवेंट हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद रेस कहाँ गई, 1.5 में, तो म्यू1 1 हो गया। आपको हमेशा पोल से नापना है। एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेफ्ट से राइट। अब बताइए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, अगर मैं इसको पूरा कर देता हूँ टक 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 टक, इसका सेंटर कहीं यहाँ रहा होगा, तो रेडियस नापने के लिए आपको यहाँ चलना पड़ेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो आर आएगा +10। ऑब्जेक्ट के लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा, यू आएगा -50। साइन अच्छे से रखिए, साइन अच्छे से रखिए। रेडियस प्लस में आएगी क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आगे की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आगे की तरफ है। बहुत ही आसान प्रश्न बनते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न।
तो बताइए, अगर आप फॉर्मूला लगा दें μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, तो μ2 1.5, μ1 1, u कितना लेंगे, u माइनस का 50, तो 1.5 माइनस 1, r कितना प्लस का 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, v आएगा प्लस 50। v प्लस 50 का पता है क्या मतलब है? v प्लस 50 का मतलब है इमेज राइट साइड में ही बनेगी। और हमेशा याद रखें, जिस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में इमेज बने तो हमेशा रियल इमेज होती है। अभी हम प्रूफ भी कर लेंगे इसका मैग्निफिकेशन निकालकर, पर कुछ बातें समझिए। जिस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, इमेज भी बन रही है राइट में, तो हमेशा ध्यान रखिए वो रियल इमेज होती है। और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। आप चाहें तो आप इसका मैग्निफिकेशन निकाल के इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका मैग्निफिकेशन होता है μ1v अपॉन μ2u, तो μ1 1, v प्लस 50, μ2 3/2, u माइनस 50, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3। माइनस आने का मतलब है इमेज इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट तो रियल था। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। एम माइनस में आने का मतलब है इन्वर्टेड। इसका मतलब आप सारी बातें बता सकते हैं कि उसका मैग्निफिकेशन -2/3 होगा। माइनस आने का मतलब इमेज इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट रियल है, तो इमेज भी रियल होगी, तभी तो इन्वर्टेड होगी। जिस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो, वो इमेज भी वहीं बने, तो हमेशा याद रखिए इमेज रियल होती है। डन है क्या? चलिए अगला देखें। अगला देखिए, मेरे पास एक पानी का मटका है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। कलर है तो ब्लू कलर ही ले लेते हैं, आज ब्लू है पानी। पानी ये मटका है स्फेरिकल, ठीक है साहब। और मुझे क्या गिवन है, इस मटके की रेडियस पता है 10, ठीक है साहब। यहाँ एक मछली है साहब, जो कि सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। और साहब इस मछली को मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से। ये ऑब्जर्वर, इसका म्यू 4/3 है, इसका म्यू 1 है। अब आपसे पूछा गया है ऑब्जर्वर को, स्वाभाविक है यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। हमेशा याद रखिए, आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्जर्वर को मछली नहीं दिखाई देगी, मछली की क्या दिखाई देगी, इमेज। बिल्कुल 10th क्लास वाला याद रखिए। टैंक है, पानी, सिक्का, 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 सिक्का टैंक के बॉटम पे होता है, परंतु हमें सिक्का ऊपर दिखाई देता है क्योंकि हमारी आंख में रेस जाती हैं रिफ्रैक्शन के बाद। अगर हमारी आंखों में रेस बेंडिंग के बाद जा रही है, रिफ्रैक्शन के बाद जा रही है, तो हमें कभी भी रियल ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, हमेशा उसकी इमेज दिखाई देगी, ऑप्टिकल इल्यूजन। सही बात है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर यहाँ अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों। अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि वो प्लेन सरफेस के लिए होता है। यहाँ सरफेस कैसी है, कर्व्ड सरफेस है। अब सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा μ2 कौन है, μ1 कौन है, u कौन है, और सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है।
रे वहीं से तो स्टार्ट करोगे। सबसे पहले बताइए ऑब्जेक्ट कौन है। आराम से आप जैसा भी सोचिए, मैं आपको दो तीन तरीके से समझाता हूँ। देखना ऑब्जर्वर को रहे, इसका मतलब लाइट ऑब्जर्वर की आंख में जानी चाहिए, तभी तो ऑब्जर्वर को दिखेगा। इसका मतलब एनर्जी का फ्लो कहां से होगा, मछली से होगा। पहला ऑब्जेक्ट फिश है, ये पहला तरीका। क्योंकि ऑब्जर्वर मछली को देख रहा है तो ऑब्जर्वर की आंख में लाइट जानी चाहिए, इसका मतलब एनर्जी का शुरुआत फिश से हुई होगी। दूसरा तरीका बहुत अच्छा है जो आपको ज्यादा पसंद आएगा। ऑब्जर्वर कभी फिश को नहीं देखेगा, ऑब्जर्वर कभी फिश को नहीं देखेगा, फिश की इमेज को देखेगा। और फिश की इमेज कौन बना सकता है, आप, मैं, हाथी, चींटी या मछली खुद। फिश की इमेज फिश खुद ही बना सकती है, फिश की इमेज फिश खुद बना सकती है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ फिश है। जैसा आप समझना चाहें, ऑब्जेक्ट फिश है। आराम से आप इसको तसल्ली से समझिए। मुझे सिक्का, कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता था, मुझे अब ये समझ में आ गया कि मुझे कॉइन की इमेज दिखाई देती थी। तो कॉइन की इमेज कौन बनाता होगा, कॉइन खुद। दैट्स व्हाई द कॉइन इज ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या, बढ़े आगे। अब आप मुझे बता दीजिए U2 कौन है, म्यू2 म्यू1 कैसे लेंगे। तो म्यू2 लाइट यहां से स्टार्ट होगी, यहां जाएगी, तो म्यू2 रिफ्रैक्शन के बाद U। सारी चीजें आपको कहां से नापनी है, पोल से। एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा है, एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा है। तो अच्छा यू कितना लेंगे, ये टोटल 10 है, ये टोटल 10 है, ये 4, तो यू हो जाएगा प्लस का 6। वी फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड में है, प्लस का 10। देख लीजिए, यू प्लस 6 आएगा, माइनस 6 आएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यू 6 कैसे आया, माइनस कैसे आएगा, प्लस कैसे आएगा, सब बता देता हूँ, आप समझना अच्छे से। यही तो गलती है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहली बात तो सारी चीजें हमें कहाँ से नापनी है, कहाँ से नापनी है, हमें सरफेस से नापनी है। तो पहले देखिएगा अच्छे से, ये सेंटर था, ये फिश थी, ये 4 था। नापना आपको कहाँ से था, सरफेस से। तो ये टोटल है रेडियस 10, स्फेरिकल है, ऐसी है। ये फिश है, ये 10 है, ये 4 है, तो ये 6 हो गया। पहली बात तो ये समझिए। ये बात ठीक है। अब एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, आपको नापनी सारी चीजें कहाँ से हैं, पोल से। तो यू नापने के लिए आपको जाना पड़ेगा एनर्जी के अपोजिट, तो यू आएगा -6। रेडियस नापने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा अपोजिट, एनर्जी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो रेडियस भी आएगी -10। प्लस माइनस की गलती करेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा लिखा ताकि आप समझ पाए। ये सब बात की बेकार की बातें हैं कृपा शंकर, जहां ऑब्जेक्ट है वहां म्यू1 लेंगे, बेकार है ये। अभी आप फंस जाओगे अगले सवालों में। केवल एक ही लाइन याद करो, केवल एक ही लाइन याद करो, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी वो म्यू1 होगा। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी वो म्यू1 होगा। केवल एक चीज याद करोगे तो मजा आएगा।
क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो बताइए। आंसर कितना आ रहा है? सॉल्व करके बता दें भाई सब लोग, v कितना आ रहा है? सॉल्व करके बता दीजिए। μ2 बाई वी, μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। सही है, डन, क्लियर है? क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे। तो ऑब्जर्वर को फिश यहाँ अपियर होगी। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सब लोग प्रयास करिएगा ताकि अगले क्लास में सबका आंसर सेम आए। किसी का 100/3 आ रहा है, किसी का -5 पॉइंट आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 90/23 आ रहा है। जरा सोचिए, सबके लिए वैल्यू सेम है, सबके लिए फॉर्मूला सेम है, पर हम सब अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं। तो अच्छे से प्रयास करके आइएगा। ये हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस चालू कर दिया है। सही है, चलिए ये मैं भी अपलोड कर देता हूँ नोट सारे। सब लोग आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।